बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 14.2 आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप ये समझ लें कि ये 14 का पहला लॉन्ग आ गया। इससे रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल है, इससे रेलेवेंट एक एग्जाम्पल है बुक में, ठीक है, और MCQs में भी आ सकता है। और ये MD कैट ई कैट दोनों में ही ये टॉपिक इन्वॉल्व है और MD कैट में तो बाकायदा जो है उसने डिस्कस किया हुआ है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से आना चाहिए और यहाँ से सवाल भी आते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है। इसके अंदर कंसेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ जो है वो बच्चों को फिर बाद में तंग करती है, समझ नहीं आती। तो आपने मेरी बातों को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है, ठीक है। अब देखिए जी, सबसे पहले हो क्या रहा है, आप इसके नाम पे गौर करें। इसका नाम क्या है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ये जी मेन कंसेप्ट है और यही बात मैंने यहाँ पे डिस्कस की है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड प्रीपेंडिकुलरली। ये बात अहम है कि आपने उसको रखना प्रीपेंडिकुलरली है, ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इसने एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको MCQ में भी आ सकती है और ये कंसेप्चुअल नॉलेज है, इसको मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन फिल वक्त आपने ये बात ज़रा लिख लेनी है, समझ लेनी है। द फोर्स इज प्रीपेंडिकुलर टू, देखें जी, फोर्स जो है वो प्रीपेंडिकुलर होगी किसके, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। कि वो जो फोर्स लगी है कंडक्टर के ऊपर वो फोर्स करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, हमने कहा जी प्रीपेंडिकुलर होगी। इस सारे टॉपिक का मेन कंसेप्ट क्या है, ये बात समझनी है और इसी बात के ही यहाँ पे बहस होगी। यही बात मैंने आपको डिटेल में समझानी है। मेन कंसेप्ट आप पहले अपने दिमाग में बिठाएं कि इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स रिजल्ट्स अ नेट फोर्स। कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन होना है जिसकी वजह से एक नेट फोर्स जो है वो बन जाएगी और फोर्स लगेगी। ओके, अब ये देखो जी, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखें कि हो क्या रहा है। ये कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है ब्लू वाली, ठीक है। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया और यहाँ से एक करंट जो है वो फ्लो होगा। ये जो आप नज़र आ रही है आपको रेड लाइंस, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने देनी ही देनी है। यही तो वजह है कि हमने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन दर हकीकत ये ऐसे है, ये आउट ऑफ द पेज है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये यहाँ पे एक तरह से आप समझ लें ऐसे है, नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, ये बात भूलनी नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये पाथ को क्लोज करने के लिए हमने एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है जी। इस कंडक्टर की लेंथ L है, ये आप देख सकते हो। अब करंट इस कंडक्टिंग रेल से होता होता कहाँ से गुजरेगा, इस कंडक्टर के अंदर से गुजरेगा और ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि कंडक्टर के अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट है दर हकीकत वंस अगेन ये जो डायग्राम है ये 3 डायमेंशन में बननी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 2D में बनाई है, तो इसलिए इस डायग्राम को आपने ध्यान से ज़रा देखना है मेरे साथ। दर हकीकत हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है जी। ये हम कहते हैं जी ऐसे ये अपवर्ड है। जो करंट है, करंट हम यहाँ पे कहते हैं जी करंट यहाँ पे ऐसे है जी, एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ लें, या अगर आपने इसको ज़्यादा अच्छा समझा तो आप ये समझें कि ये ऐसे जो करंट है ये एक तरह से इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है पेज के अंदर। समझ आ गई बात, मतलब इन टू द पेज हम एक तरह से इसको ले रहे हैं करंट को। ओके, अब देखें जी, कहानी ये है कि हमने कहा जी कि ये जो आपके पास फील्ड है ये इस तरह से है, जो आपके पास करंट है वो क्या है, वो इन टू द पेज है, ठीक है। या आप इसको ऐसे ले लें, अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये देखें, ये बात एक ही है, ठीक है जी, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, ये करंट की डायरेक्शन आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, तो क्या होगा कि इनके प्रीपेंडिकुलरली, ये देखें इनके प्रीपेंडिकुलर, ये जो ग्रीन मार्कर है ये आप देख सकते हैं, ये फोर्स की डायरेक्शन है।
तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो इसको राइटवर्ड मूव करवाएगी। और ये देखें कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर है करंट के, और ये फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर है जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देख लो जरा इसको, ठीक है, ओके। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने ये समझाई कि जो फोर्स है वो करंट के भी परपेंडिकुलर होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हुआ क्या, फोर्स क्यों लगी, कैसे लगी। तो उसको समझाने के लिए ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने बनाई हुई है। गौर से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा जी कहाँ से कहाँ थी, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये आप देख सकते हो, ये जो रेड लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही हैं कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और ये आप एरोज देख सकते हो इसके, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कहते तो दोबारा बना देता हूँ। ये देखें इस तरह से ये एरोज हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो आप देख सकते हो, ओके। अब जो हमारे पास करंट है ये मैंने क्रॉस बनाया हुआ है। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। मैंने यहाँ पे बेहतर समझाने के लिए इसको इनटू द पेज लिया। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये अपवर्ड फ्लो कर रहा है, लेकिन 3D में मैंने कहा कि ये एक तरह से समझे इनटू द पेज फ्लो कर रहा है। तो अगर ये इनटू द पेज करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता है कि जब करंट इनटू द पेज फ्लो करता है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमने कहा जी क्लॉकवाइज। याद है राइट हैंड रूल मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो बिलफर्ज अगर मैं ये ब्लैक से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर की, एक मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल जो आपने प्रोवाइड की है, दूसरी है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर के अंदर तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी ही होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने इससे बनाई है, ये ब्लैक से, ओके। ये देखें, ये मैं बता रहा हूँ कि ये करंट था। अब ये किस डायरेक्शन में होगी, हमने कहा जी क्लॉकवाइज। तो देखें जी क्लॉकवाइज के एरोज ऐसे होंगे, गौर से देखें, ऐसे ही है, ये देखें। अब आप गौर से देखें कि यहाँ पे एरो है डाउनवर्ड, यहाँ पे एरो है अपवर्ड। गौर से देखें ये वाला एरो, इस तरह ये देखें। अब ये जो एरोज हैं ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरो अपवर्ड है, ये भी एरो अपवर्ड है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और यहाँ पर ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे है या नहीं है? यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे कैंसिल है। यही बात मैंने यहाँ पे समझाई हुई है कि इस साइड पर ये रीइंफोर्स कर रही हैं। रीइंफोर्स का मतलब होता है कि सपोर्ट करना, और यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। देखें यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, वो अपवर्ड है, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बना दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंटरेक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा जी यहाँ होगा वीक मैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक हो गया। यहाँ तक बात देखें आपको समझ आई नहीं आई? मेन कंसेप्ट यही है कि फोर्स लगती क्यों है, कैसे लगती है। बच्चा हमसे ये सवाल करता है, तो इस बात को ज़रा समझें। इस इंटरेक्शन को अगर आपने समझ लिया है तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, यहाँ पे वीक। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ एक फोर्स लगेगी। तो यही वजह है कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे वीक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ एक फोर्स लगेगी। यही वजह है कि कंडक्टर इस तरफ मूव कर रहा है, यही वजह है कि यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रही है, और यही वजह है कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके ऊपर जब जो फोर्स लगेगी वो कहाँ से कहाँ लगेगी। हमने कहा जी ये फोर्स लगेगी आपके पास लेफ्ट से राइट, ये फोर्स आ गई। और वंस अगेन फोर्स क्या होगी, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और फोर्स लग ही क्यों रही है, तो ये कंसेप्ट है इंटरएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स अ नेट फोर्स। तो देखें यहाँ पे एक नेट फोर्स आई या नहीं आई? यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो अब मैं इस सारे पोर्शन को मिटा के अगला काम आपके साथ जो है वो आपको समझाऊंगा कि नेक्स्ट हमने क्या काम करना है। ठीक है, ये लॉन्ग में आएगा। तो आपने कंसेप्ट समझ लिया है, अब हमने इसको लिखना है कि अगर ये सवाल पेपर में आता है तो हमने इसको किस तरह से लिखना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी लेक्चर के अगले हिस्से की जानिब। स्टूडेंट्स, अभी जो है हमने ये देखा कि इंटरेक्शन किस तरह से होता है और एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस तरह से लगती है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फोर्स किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो देखें
ये हमारे पास वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिनके ऊपर फोर्स डिपेंड करती है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज़्यादा करंट होगा वो करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और उतनी ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये आप लेंथ ऑफ कंडक्टर देख सकते हैं, अगर ये ज़्यादा है तो आपके पास फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब ये बी कौन सा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये चीज़ कौन सी है? ये वो चीज़ है कि जो एंगल है जी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का किसके साथ? कंडक्टर के साथ, कंडक्टर की लेंथ के साथ, याद रखिएगा। अब जो लेंथ है ये होती है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये एक लेंथ सेगमेंट है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है, तो लेंथ सेगमेंट को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। और एंगल हमेशा वेक्टर्स के दरमियान होता है, याद रखिएगा। एंगल ये नहीं होता कि एक वेक्टर हो एक स्केलर हो। तो यही वजह है कि हमने कहा यहाँ जो लेंथ है वो लेंथ सेगमेंट है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, और यही वजह है कि जो एंगल होगा वो लेंथ सेगमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होगा। वो आप देख सकते हैं, वो साइन थीटा है और ये इसके परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है आपको। सबको कंबाइन करें, इक्वेशन आ गई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करें तो आपके पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे के की वैल्यू 1 ली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको समझना है। फिजिक्स के अंदर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और आप देखते हैं कि बहुत से दूसरे फार्मूलों में इसका यूनिट भी होता है, इसकी कोई वैल्यू भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने के को 1 लिया हुआ है। इसकी क्या वजह है? तो हमने कहा कि ये जो आपके पास कांस्टेंट होता है ये भी हम डिपेंडेंस के एतबार से लेते हैं इसकी वैल्यू। अब चूँकि जो फोर्स है वो इन 4 पैरामीटर्स के अलावा और किसी पैरामीटर पर डिपेंड ही नहीं करती, यही वजह है कि हमने यहाँ पर के को एज 1 लिया है। हमें पता है कि 1 को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो है रिजल्ट सेम रहता है, यही वजह है कि के इज इक्वल टू 1 है। अदरवाइज अगर इसकी डिपेंडेंस होती तो के का कोई ना कोई यूनिट भी होता, के की कोई ना कोई वैल्यू भी होती। ओके, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यही वो इक्वेशन है जो पहले न्यूमेरिकल और पहली एग्जाम्पल में लग रही है। तो आपने पहली एग्जाम्पल और पहला न्यूमेरिकल जो है वो मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, ये आपकी असाइनमेंट है। अब अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो वेक्टर नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि एंगल इज बिटवीन एल एंड बी, ये लेंथ सेगमेंट और बी। ठीक हो गया, ये भूलना नहीं है। क्वेश्चन डोमेन आ जाए, ये क्वेश्चन डोमेन आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स में आ सकती है। अब देखें जी मैक्सिमम फोर्स कब आएगी? जब एंगल 90 होगा, क्योंकि हमें पता है साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम एफ इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम बाई 2। मैक्सिमम का हाफ फोर्स कब आएगी? हम सिंपल ये कहते हैं कि मैक्सिमम फोर्स का हाफ फोर्स कब आती है, तो हम सिंपल कहते हैं जब एंगल 30 डिग्री हो, क्योंकि साइन 31/2 होता है। ओके, उसके बाद फॉर एफ इज इक्वल टू 0 कि फोर्स कब कब 0 हो सकती है, तो हमने कहा जी जब करंट 0 हो, जब लेंथ 0 हो, जब बी 0 हो, या जब एंगल हो 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये 0 और 180 डिग्री वाले जो सवाल होते हैं ये एंट्री टेस्ट में डायग्राम बेस आ सकते हैं, तो आपने इसको भी गौर से देखना है कि आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर जो पड़ा हुआ है वो किस तरह से पड़ा हुआ है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालनी है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं, एक को बोलते हैं राइट हैंड रूल और दूसरे को बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। अब आपने मेरे साथ मिलकर इन दोनों रूल्स को समझना है। सबसे पहले राइट हैंड रूल पे आ जाएं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें पता जी कि हम राइट हैंड रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका राइट हैंड है, ठीक हो गया। अब देखें जी आपके पास क्या है, ये राइट हैंड है। हमने कहा जी ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, ये हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आप देख सकते हो। ओके, अब हमने कहा जी इस फिंगर्स को कर्ल करें, आप फिंगर्स को कर्ल करें, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये आपको जो थंब है ये इंडिकेट करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, या आप इसको सिंपल ऐसे भी बना लें, ये देखें हम इसको ऐसे भी कहते हैं जी कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपके पास लेंथ वेक्टर आ गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया, इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ दिया। अब इसको घुमाएं, अब जब आपने इसको घुमाया तो देखें थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, हमने कहा जी थंब अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स अपवर्ड लगेगी। अब आप इसको ऐसे रख लें, अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो फोर्स इधर लगेगी, आप इसको ऐसे कर दें फोर्स इधर लगेगी, आप इसको ऐसे रख लें तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगी।
तो इसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ये है राइट हैंड रूल। दोबारा से सीख लो कि आप इसको सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने इसको घुमाया, ठीक है जी। तो हमने कहा जी देखें ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई। या आप इसको सिंपल ऐसे बना लें, ठीक है कि ये लेंथ, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को आपने मिला दिया, इनके दरमियान देखें एंगल है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इनको अगर आप जोड़ देंगे, घुमाएंगे, तो ये देखेंगे इस तरह से घूम रहा है और थंब जो है ये इंडिकेट कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन। अब दूसरा है राइट हैंड पाम रूल, इसको समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कोशिश करें कि आप इसी को इस्तेमाल करें, इससे आपके सवाल जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हल होंगे। जो आपके पास फिंगर्स हैं, फिंगर्स हमेशा शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं भूलना आपने, फिंगर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब करंट की डायरेक्शन, के करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में, जिस साइड पे हथेली होगी, ये पाम होगी, उस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी। बिलफर्ज करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये देखें, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो देखें हथेली का रुख किधर है, ऊपर की तरफ। तो हमने कहा जी फोर्स अपवर्ड लगेगी। गॉट द पॉइंट। अब इस केस में देखें हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे इस तरह से लिया हुआ है। हमने कहा जी देखें ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये अपवर्ड हैं और करंट जो है इनटू द पेज है, ये देखें ऐसे, ये मैंने ऐसे लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरह से, तो देखें फोर्स किधर लग रही है, फोर्स इस तरफ लग रही है क्योंकि हथेली का रुख इस तरफ है। तो हमने कहा जी देखें इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स इस तरफ लगी। तो ये है जी राइट हैंड पाम रूल। आप इसको एक दफ़ा बुक से भी देख लेना, ठीक है, इस बात को भी सुन लेना कि हम किस तरह से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मेन असूल क्या है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब करंट की डायरेक्शन, और जिस रुख पे हथेली होगी उधर फोर्स लगेगी। ठीक हो गया, तो ये आपने बात भूलनी नहीं है। अब हम इस लेक्चर से जो है आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम और डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, और फिर हम इस लेक्चर को क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके साथ जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है डिस्कस की कि आप फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो। मैंने आपको 2 रूल बताए थे कि राइट हैंड रूल भी इस्तेमाल कर सकते हो और राइट हैंड पाम रूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये एक आपके साथ मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है उस रूल को समझाने के लिए, उसके कंसेप्ट पक्के करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। तो देखें जी हमने यूज़ करना है यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल। आप पाम रूल इस्तेमाल करें, वो सबसे इजी और कन्वीनियंट है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। अब ये देखें जी, ये मेरे पास ये राइट हैंड पाम रूल आ गया, देखें ऐसे ही है। अब जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स किधर हैं, नॉर्थ से साउथ, ऐसे है ये नहीं है, और करंट किधर है, अपवर्ड, गौर से देखो ऐसे है ये नहीं है। तो अब मेरी हथेली का रुख किधर है, तो हमने कहा जी हथेली का रुख डाउनवर्ड है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, हमने कहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से बच्चों आप एंट्री टेस्ट के MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट उल्ट हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी उल्ट हो जाएगी। बिलफर्ज हम कहते हैं जी करंट अगर जो है वो बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है बिलफर्ज, तो हमने कहा जी देखें ये फिर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये देखें ये फिर आपके पास इस तरह से बनेगा, अब जो है वो इस तरफ फोर्स लगेगी। गॉट द पॉइंट। तो ये था जी सिंपल एक आसान MCQ की, जिसकी मदद से मैंने आपको समझाया कि आप फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे जी इससे आगे और हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अब ये लेक्चर का हमारा आखिरी हिस्सा है कि जिसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस को, कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है। तो देखें जी हमारी जो बात चली थी वो F = ILB sin थीटा से थी। हमने कहा कि अगर करंट हो जाए 1 एम्पेयर, लेंथ हो जाए 1 मीटर और एंगल हो जाए 90 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि F = B आ गया। अभी जो F = B है, यहाँ से नए कंसेप्ट जन्म लेते हैं, और नए कंसेप्ट कौन से हैं, तो देखें जी पहली बात यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि F = B है। अब F तो एक फोर्स है, इसका मतलब है कि B भी कोई फोर्स है, B भी कोई जो है इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो वो क्वांटिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने इसको डिफाइन करना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है या आपको MCQ में आ सकती है। तो हम कहते हैं द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ, ये बात अहम है, 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोइंग फ्रॉम इट। ठीक है जी, तो यही चीज़ जो हमने यहाँ पे कंडीशन को डिस्कस किया था, उसी को हमने यहाँ पे बताया कि आपके पास वो फोर्स जो आपके पास 1 मीटर लेंथ के ऊपर लगेगी, जब उसके अंदर से 1 एम्पेयर करंट फ्लो होगा, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये चीज़ मैग्नेटिक इंडक्शन है।
इसका मैथमेटिकल फार्मूला आप अपने सामने देख सकते हो, B = F डिवाइडेड बाय IL। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, फिर कह रहा हूँ ये MCQs में आ सकता है, एंट्री टेस्ट में आ सकता है। तो इसको हम लिखते हैं जी F/IL, तो F का होता है न्यूटन, A का आपके पास आ गया जी, ये I का आ गया A फॉर एम्पेयर, करंट का हमें पता है एम्पेयर होता है, L फॉर आपके पास लेंथ, उसका आ गया मीटर। तो ये बन गया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर जो है ये टेस्ला के इक्वल होता है, नहीं भूलना। किसके इक्वल? टेस्ला के। तो आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या आ गया? हमने कहा टेस्ला या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टेस्ला इज द SI यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अब एंट्री टेस्ट में से रेलेवेंट क्या सवाल आता है, देखें CGS यूनिट, ये आपने पढ़ा था कि ये भी हमारे पास यूनिट्स की एक टाइप है। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये एक यूनिट्स की टाइप है। तो CGS यूनिट्स में मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है उसको बोलते हैं गॉस, GUASS, ठीक है। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन एंट्री टेस्ट के MCQs में इस्तेमाल होता है। या 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। हम सिंपल ये बोलते हैं कि जो गॉस है ये छोटा यूनिट है, टेस्ला बड़ा यूनिट है, यही वजह है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। उसके बाद जी मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? तो हमने कहा कि ये F = B है, ये फोर्स है। तो यही वजह है कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपको MCQ आ सकता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके बाद हमने कहा जी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका SI यूनिट है टेस्ला। अब अगला सवाल ये है कि डिफाइन 1 टेस्ला, 1 टेस्ला को डिफाइन करें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन है। व्हेन अ कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोइंग फ्रॉम इट, कि जब इसकी लेंथ भी कितनी हो, हमने कहा 1 मीटर, ठीक है। तो जब 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा तो वो 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको बोलते हैं 1 टेस्ला। मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने है, आपने मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख देनी है। स्टूडेंट्स ये एंड पे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपकी बुक की डायग्राम में बनी हुई है। और वंस अगेन यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स है, कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करके जो है वो एक नेट फोर्स जो है क्रिएट करती हैं। तो ये देखिए, आप अपनी बुक से भी इसको देख सकते हो। यहाँ मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की जानिब है, आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड है, ठीक है जी। एरोज नज़र आ रहे हैं ब्लू के साथ। यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये डॉट लगा हुआ है कि जिसका करंट आउट ऑफ द पेज है। मतलब आप सिंपल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से है, करंट बाहर की तरफ है। तो जब करंट बाहर की तरफ है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप जानते हो कि जब करंट बाहर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक तो ये नॉर्थ से साउथ आप देख सकते हो, और एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड। अब गौर से देखो आप, तो इस रीजन के अंदर ये यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, ये देखें इस रीजन, इसको मैं जो है दोबारा से जो है हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें इस रीजन के अंदर आप गौर से देखें क्या हो रहा है। इस रीजन में ये हो रहा है कि ये जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और जो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। यही वजह है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इधर देखें ज़रा, इस रीजन में, इस रीजन में देखें ज़रा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डाउनवर्ड हैं एक्सटर्नल की, और करंट कैरिंग कंडक्टर की अपवर्ड हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कैंसिल करेंगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके होगी बात। अब यही वजह है कि हमने कहा कि यहाँ पे फील्ड भी क्या होगी, वीक होगी। तो फिर स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, तो देखें अब आपके पास ये जो ग्रीन एरो है ये क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो हमने कहा जी अब जो फोर्स है वो किधर से किधर लगेगी, वो लेफ्ट से लगेगी राइट की जानिब। तो एंट्री टेस्ट में सेम यही डायग्राम बना के आपसे पूछा जा सकता है कि जी इस बताएं कंडक्टर के ऊपर फोर्स किधर से किधर लगेगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो आपने कहना है जी कि इस केस में जो फोर्स लगेगी वो लगेगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है। मैंने इस टॉपिक का एक एक पैरामीटर आपके साथ डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छी तरह से समझोगे। वंस अगेन, पहली एग्जाम्पल, पहला न्यूमेरिकल, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके। और अगली इंपॉर्टेंट बात कि इन वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखा करो, कोई बात ना समझ आए डिस्कस किया करो, कमेंट्स में पूछा करो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबको जो है फ़ायदा पहुंच सके। ये वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनका कोई जो है आपसे जो है कोई फ़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कोशिश करें कि आप इनको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप उन तक इल्म पहुँचा सकें। ये भी एक सदका जारिया होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।